हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की सेकंड यूनिट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम गणितीय मॉडलों का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आइए सीधे हम हमारी क्लास पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सब कुछ। आ जाइए, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब वर्गीकरण, मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल निदर्शनों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए बनाए गए गणितीय मॉडल को, अब मैं पहले आपको बता दूं, जैसे गणितीय मॉडल हमने कोई बनाया, ये बना दिया। अगर इसके मॉडल को बनाते टाइम देख लेते हैं तो मॉडल जैसे मान लीजिए इस तरह बनाया, कुछ भी बना दिया, तो एक तो मॉडल में कोई चर काम में आए हैं, उनके बेस पे हम वर्गीकरण करते हैं, और इनका सॉल्यूशन होता है उसके बेस पे हम वर्गीकरण कर देते हैं। तो इस तरीके से कई आधार इसके होते हैं। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए बनाए गए गणितीय मॉडल को इसमें प्रयुक्त चरों, प्राचलों, समीकरणों की प्रकृति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, किस किस बेस पे? इसमें जो चर यूज किए गए हैं, जो प्राचल यूज किए गए हैं, उनके बेस पे हम डिफरेंट उसमें बांट सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखो असतत या सतत मॉडल, जिसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस मॉडल कहते हैं, रैखिक, अरैखिक मॉडल, और स्थिर या गतिशील मॉडल, निश्चयात्मक या संभाव्य मॉडल। इनको आप इंग्लिश में भी याद करके रखना, क्योंकि सीधे वो हिंदी की लैंग्वेज में भी इनको सीधे लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अभी होते क्या हैं इनको देखते हैं। देखो, इसी तरह मॉडल्स की प्रकृति के आधार पर हम और भी वर्ग बना सकते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेबल, नॉन ऑप्टिमाइजेबल मॉडल, परंतु मुख्यतः हम शुरू के चार को ही प्रमुख वर्गीकरण मानते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप 2 प्रकार के होते हैं। आप ये मत मानना कि 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कोई मॉडल या तो सतत होगा या असतत होगा, तो हो गए ना 2 टाइप के। रैखिक होगा या अरैखिक होगा, तो हो गए ना 2 टाइप के। स्थिर होगा या गतिशील होगा, तो 2 टाइप का हो सकता है। निश्चयात्मक या संभाव्य 2 टाइप का हो सकता है। इसी तरह 2-2 में ही हम चलते जाएंगे। इसलिए इसको मैथमेटिकल मॉडल हमारे 2 टाइप के होते हैं, कोई उनके नाम फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, असतत और सतत। अब देखिए ये है इनमें प्रयुक्त चरों के आधार पर। ठीक है, वे गणितीय मॉडल जिनमें प्रयुक्त चर, ये मेन इंपॉर्टेंट, प्रयुक्त चर असतत चर हो या चरों में रखा जाने वाला मान डिस्क्रीट रूप में हो, तो इस प्रकार के मॉडल्स को डिस्क्रीट मॉडल कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सतत चर कौन से होते हैं और असतत चर कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सतत चर होता है टाइम, लेंथ, जो मतलब सीधा ऐसे काम आता है। टाइम है, बढ़ता जाता है ना सीधा ऐसे। लेंथ है, वो यहाँ से 0 से बढ़ती हुई जाएगी ऐसे। लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है ऐसे। और जबकि किसी स्कूल में मान लीजिए कि आज कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 5, कल 7 ने, फिर पता नहीं 10 ने लिया होगा, तो ऐसे ये असतत है, ये असतत है। और भी हम बताएंगे कौन कौन से सतत और असतत होते हैं, इस कंप्यूटर के बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, डिस्क्रीट या असतत। ठीक है, पासे को उछालने पर प्राप्त, या तो 1 से 6 तक प्राप्त होंगे ना, तो ये क्या होते हैं? असतत हैं ये। किसी विद्यालय में हर रोज प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये भी असतत होएगी। किसी सेट के बिंदु जो सतत नहीं है ऐसे। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी संख्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में विद इंटीजर वैल्यू रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, जैसे यहाँ बन गए, ये ऐसे बताने पड़ेंगे, और ये वैल्यूज ऐसे होंगी, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे इनके। ठीक है, तो ये असतत है ना तभी तो। और सतत के कैसे बनेंगे? ऐसे ग्राफ बनते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें टाइम या लेंथ होती है, तो उनके सीधे ग्राफ बनते हैं। किन्हीं फिक्स वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने में लगा खर्चा, क्योंकि वो या तो इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, इस तरीके से आता है। अब देखिए डिस्क्रीट मॉडल 2 प्रकार का होता है। फुली डिस्क्रीट, एक तो पूरा ही डिस्क्रीट हो, एक सेमी डिस्क्रीट, जैसे कुछ वेरिएबल डिस्क्रीट और कुछ कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन से होते हैं? वह चर जो एक अंतराल में अनंत बिंदुओं को ले सकता है, या वह चर जो किसी अंतराल पर परिभाषित हो सके।
ठीक है। जैसे ए बी इस अंतराल पर परिभाषित हो सके। ए बी में बीच में अनंत बिंदु है ना, जैसे टाइम है, लंबाई है, वेट है, ताप है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस है, मास है, त्वरण है, डिस्टेंस डेंसिटी है, किसी बॉक्स में पानी की मात्रा है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दिए अंतराल के बीच में कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी सतत बनता है। ठीक है, जैसा ये बन रहा है ना ग्राफ, ये कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है। ठीक, अब कंटिन्यूअस मॉडल है। पहले कौन से पढ़ लिए हमने? डिस्क्रीट। अब पहले चर पढ़े थे, अब पढ़ेंगे मॉडल्स। वे मॉडल्स जिनमें प्रयुक्त चर कंटिन्यूअस चर हों या सतत चर हों या किसी अंतराल के बीच के बिंदुओं में से कोई भी मान ग्रहण कर सकते हों को कंटिन्यूअस मॉडल कहते हैं। जिन मॉडल मैथमेटिकल मॉडल्स में अवकलन के पद या अवकल समीकरण इंक्लूड हों, मेन बात ये आ गई, वे अवश्य ही कंटिन्यूअस मॉडल कहलाते हैं। अवकलन के पद जिसमें इंक्लूड हो गए वो कंटिन्यूअस मॉडल कहलाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी संभव है जब कंटिन्यूअस हो। बिल्कुल। कंटिन्यूअस मॉडल कौन कौन से हैं देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, बैक्टीरिया डेंसिटी, प्रीडेटर प्रे, शिकारी शिकार मॉडल, एरोप्लेन ऑन ऑटो पायलट मोड। जब एरोप्लेन को ऑटो पायलट मोड पर रख देते हैं उसके लिए जो मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जाता है वो भी कंटिन्यूअस मॉडल होता है। कार्बन डेटिंग, किसी भी बहुत पुरानी चीज़ की डेटिंग कितने साल पुरानी है उसको जांचने के लिए कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है, उसमें भी कंटिन्यूअस मॉडल काम आता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी का जब मॉडल बनाया जाता है तो वो भी होता है कि जब हम दवाई खाते हैं कोई तो वो ब्लड में कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, उसका मॉडल भी कंटिन्यूअस मॉडल होता है। मैकेनिकल ऑक्सीलरेशन, आर्म रेस मॉडल, बाइफर्केशन मॉडल, इन्फेक्शन मॉडल, जो इन्फेक्शन फैलता है एपिडेमिक में, कोविड-19 फैला था ना उस तरीके से, तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस मॉडल बनाया गया था। डिस्क्रीट मॉडल, अब देखिए डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, काउंटिंग व्हीकल प्रोडक्शन इन गिवन टाइम। देखो जब व्हीकल का काउंट करते हैं तो देखा होगा ना आपने, इस वर्ष इतने किए, इस वर्ष इतने किए, इतने, तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं। तो ये क्या कौन से होते हैं? डिस्क्रीट। ट्रांसपोर्ट मॉडल, कौन सी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो खर्चा लगता है उसका मॉडल बनाया जाए तो वो भी डिस्क्रीट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल विद इंटीजर वैल्यू रेस्ट्रिक्शन। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, क्योंकि उसमें बाइनरी ऑपरेशन 1 और 0 का काम आता है, तो वो कौन से होते हैं? असतत या डिस्क्रीट हो गए। अब आइए कौन से हैं? लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, रैखिक या अरैखिक मॉडल। देखो लीनियर मॉडल कौन से थे? वे मॉडल जिनमें उपस्थित चर रैखिक गुण को रखते हैं, अर्थात x², xy, y³ जैसे टर्म्स उपस्थित ना हो, साथ ही e⁻x, sin x, log x जैसे पद भी ना हो, लीनियर मॉडल कहलाते हैं। या तो वो ना रखते हो या उसमें उसके सॉल्यूशन में इनके सॉल्यूशन में ये टर्म्स ना हो। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये लीनियर मॉडल होते हैं। नॉन लीनियर में ये सारी टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी, जो मॉडल रैखिक गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं, मतलब जिनमें e⁻x, log x, sin x वगैरह आ जाते हैं, तो उनको कौन से कहते हैं? नॉन लीनियर। सीधी सी बात है। अब नॉन लीनियर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डिके बोथ। जब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बनाते हैं ना तो हमारा बनता है dn/dt = Rn। ठीक है, ये बनता है। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं ना तो सॉल्यूशन इस तरीके से निकलता है, n = e⁻Rn। तो इसमें देखो ई आ गया ना, तो ये कौन सा हो गया? नॉन लीनियर। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया। लर्निंग मॉडल, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो पॉलिनोमियल क्या हो गया? बहुपद, x² 3x², इस तरीके से हो गया ना बहुपद में। लॉजिस्टिक में लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल में e⁻x आ गया, पावर में कोई पावर आ जाएगी तो वो भी नॉन लीनियर हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, लॉजिस्टिक, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये सब नाम से ही पता चल जा रहा है। लीनियर मॉडल कौन से होते हैं? यूनिट कॉस्टिंग मॉडल, कि कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम एक यूनिट की क्या कॉस्ट रखी जाए उसके लिए जो मॉडल बनाया जाएगा वो लीनियर बनेगा। ट्रांसपोर्ट मॉडल, ट्रांसपोर्ट मतलब जो वस्तुओं को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उनके लिए जो मॉडल बनाया जाएगा वो लीनियर ही बनेगा। सॉरी। पॉपुलेशन मॉडल इंक्लूडिंग ओनली ग्रोथ और डिके। पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि मॉडल बनेगा, यहाँ तो क्या था? ग्रोथ और डिके दोनों थी, लेकिन इससे क्या, एक तो स्मॉल
छोटी जगह में जब पॉपुलेशन का वो करते हैं तो ये बनता है लीनियर वाला, और या तो इसमें केवल ग्रोथ ही होगी या केवल डिके ही होगा। पर इसमें ये रखना कि स्मॉल फील्ड में, जैसे बंगाल टाइगर्स की यदि हमें ये देखनी है कि 5 साल में कितने हो जाएंगे इंडिया में, तो उनके लिए लीनियर मॉडल ही बनेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए जो मॉडल बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट प्रॉब्लम, ड्रग डिलीवरी प्रॉब्लम, आर्म रेस प्रॉब्लम, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सेल्स टैक्स मॉडल, इकोनॉमिक लीनियर जो शिकारी शिकार का मॉडल होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, तो ये सब क्या है, लीनियर है। अब आइए स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थैतिकी, जिसमें जो टाइम पर डिपेंड ना करे, ठीक है, या जिसमें चरों टाइम के साथ वेरी ना करें। डायनेमिक होता है जो गतिक बोलते हैं इसको, मतलब ये तो होते हैं स्थैतिक मॉडल, और ये होते हैं गतिक मॉडल या गतिशील मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है। जो मॉडल समय पर निर्भर नहीं करते या समय के साथ चरों में परिवर्तन ना हो तो उन्हें स्टैटिक या स्थैतिक मॉडल कहलाते हैं। नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉस्ट प्राइस मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल। डायनेमिक मॉडल या गतिक मॉडल, जो मॉडल समय पर निर्भर करें या समय के साथ चरों में परिवर्तन हो तो वे डायनेमिक मॉडल कहलाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, प्रेडेटर प्रे, कार्बन डेटिंग, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया आप जानते हो, कार्बन डेटिंग आप जानते हो, पॉपुलेशन जानते हो। ये होता है शिकार और शिकारी का मॉडल, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। अगर शिकारी नहीं होगा तो शिकार इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे उनके लिए, और अगर शिकार नहीं होगा तो शिकारी भूखे मर जाएंगे। तो इनके लिए जो मॉडल बनता है इसको भी पढ़ेंगे हम, तो वो होता है। तो ये कौन कौन से हो गए हमारे, स्टैटिक और डायनेमिक्स। अब आते हैं डिटर्मिनिस्टिक वर्सेज स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक ये होते हैं जो हमें रिजल्ट के रूप में एक यूनिक वैल्यू निकाल कर देते हैं। इनका रिजल्ट क्या होता है, यूनिक रिजल्ट, अद्वितीय रिजल्ट निकाल के देते हैं ये। और ये क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं, स्टोकेस्टिक बोल दो या प्रोबेबिलिस्टिक बोल दो। ये या तो आंसर के रूप में जैसे बोल देंगे, या तो आप 5 बना लो या 7 बना लो, या सेट के रूप में आंसर देंगे, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी के रूप में आंसर देंगे, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक वे मॉडल जो हमेशा आउटपुट के रूप में निश्चित मान देते हों या जिनमें चरों के लिए कोई भी निश्चित मान उपलब्ध हो चरों में रखने के लिए, ठीक है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक कहलाते हैं। जिनमें किसी प्रकार की अनिश्चितता ना हो कि ये रखना है बस रखना ही है। जैसे सिक्के को उछालने पर आने वाले हेड या टेल अनिश्चितता है तो उसमें कौन सा मॉडल रखेंगे, तो अभी अनिश्चितता है ना इसमें, तो इसको डिटर्मिनिस्टिक नहीं बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह किसी वैल्यू के लिए एक फिक्स आउटपुट देगा, चाहे अभी निकालो या बाद में, कभी भी निकालो, एक निश्चित वैल्यू देगा। जिन मॉडल्स में सभी चर प्राचल फिक्स हों, कोई अनिश्चितता ना हो तथा हर स्थिति में दी गई कंडीशंस के लिए समान रिजल्ट दें। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग प्रॉब्लम है, तो रॉकेट को आज लॉन्च कर लो चाहे 10 दिन बाद लॉन्च कर लो, जो मॉडल बना दिया वो उसके ऊपर सीधा अप्लाई होगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक है या स्टोकेस्टिक है, इसमें टाइम आज निकालोगे तो कुछ और है, कल निकालोगे तो कुछ और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री को शूज बनाने हैं, ठीक है, जैसे ही शूज बनाने हैं तो वो पिछले डाटा उठा के देखेगा ना, पिछले साल 8 नंबर के कितने थे, 10 नंबर के कितने सेल हुई, 9 नंबर की कितनी सेल हुई, 6 नंबर की कितनी सेल हुई, 7 नंबर की कितनी सेल हुई, उनके बेस पे वो आंकड़े इकट्ठे करता है। और उसके पास आंकड़े भी इतने होते हैं कि पिछली साल 8 नंबर के 10 नंबर के इतने कितने हुए, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल के इनपुट में डालते हैं, तब जाके अलग अलग स्थिति में इनको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं और जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। वे मॉडल जिनमें चर प्राचल को लेकर अनिश्चितता रहती है, जैसे हेड और टेल है, अब इनपुट में क्या डालो आप, तो कुछ अनिश्चितता है कुछ भी डालो, मतलब अनिश्चितता है ना, एच डालें या टी डालें, तथा यहाँ पर चरों के रूप में प्रायिक मानों का उपयोग किया जाता है। प्रायिक जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी निकाल के यूज करते हैं। किसी निश्चित समय में बस स्टॉप पर आने वाले यात्रियों की संख्या के लिए मॉडल बनाओ। जैसे आज 3 बजे 50 आए तो कल 3 बजे 40 आए, फिर और उस अगले दिन देखा तो कभी 20 आए, कभी 70 आ गए, कभी अचानक बढ़ोतरी हो गई, कभी कम हो गया। तो ये क्या, फिर प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है इनकी।
तो वो डिपेंड करते हैं। फिर रिजल्ट में भी ये देखा जाता है, क्या पता इतने आएंगे, तो मतलब रिजल्ट भी अनिश्चित ही इसका निकलता है। फिर आता है प्रोडक्शन मॉडल में। प्रोडक्शन मॉडल जब बनाते हैं, जैसे जूता कंपनी को जूता निर्माण करना है तो वह कितने पेयर बनाए कि इसके लिए वह सबसे ज़्यादा व सबसे कम की संभावना को देखकर डिसीजन लेना होता है। वो निश्चित नहीं कह पाएंगे, फिर भी वो निश्चित नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी लेके वो चलते हैं, क्योंकि डिमांड हाई या लो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में आउटपुट क्या होता है, सिंगल आउटपुट होता है, जबकि स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, प्रायिक मॉडल में आउटपुट पॉसिबल आउटपुट की रेंज प्राप्त होती है, मतलब संभावित मानों का एक सेट मिलेगा कि आप इतने बना सकते हो, इतने भी बना सकते हो, इतने भी बना सकते हो। डिटर्मिनिस्टिक में अचानक बढ़ोतरी या घटाव को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि स्टोकेस्टिक में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए डिटर्मिनिस्टिक व स्टोकेस्टिक मॉडल में से स्टोकेस्टिक को बेहतर माना जाता है, ठीक है। कोविड महामारी में फैलाव का अध्ययन करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल तैयार किया गया था, ठीक है। अब देखिए, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये अब पुराना हो गया है, और हमारे जो कंपार्टमेंटल मॉडल हैं जो आगे हम पढ़ेंगे उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो बाकी हम इसको देख लेते हैं। माना ये पूरी इसका मॉडल कैसे बनाया गया, ये केवल समझने के लिए हमारे पास है कि जैसे पूरी जनसंख्या n ले ली और किसी टाइम पर nt मान लिया, b क्या है जन्म दर, d क्या है मृत्यु दर, और ये नेचुरल जो कोविड-19 नहीं आया था उससे पहले भी जो मृत्यु दर या बर्थ रेट थी वो है, और जो ये है क्या है, रोग प्रेरित मृत्यु दर, मतलब इन्फेक्टेड डेथ रेट, जो कोविड-19 होने के बाद जो इफेक्ट हुई है, जो इंक्रीज हुई है क्या, डेथ, वो है। बीटा टी क्या है, संचरण, जो फैलाव है इन्फेक्शन की दर। अल्फा इनवर्स क्या है, अव्यक्त अवधि को दर्शाता है कि पता नहीं कब से ये फैल रहा है, ठीक है, इतने दिनों से फैला है और अब तक ये फैलता आ रहा है और कब से फैल रहा है पता नहीं था इसका, तो उसको पता नहीं कब से फैल रहा है, वो होती है अव्यक्त अवधि को दर्शाता है। टाउ इनवर्स होता है संक्रामक अवधि को दर्शाता है कि कब से ये संक्रमण हो रहा है। एस क्या है, अति संवेदनशील जनसंख्या, जिसमें जो जनसंख्या अति संवेदनशील है कि इसको इन्फेक्शन होने का खतरा है, उसको बोलते हैं एस रखा हमने। ई बराबर एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि जिस जनसंख्या को इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन हो गया, अब वो हो सकता है वो इन्फेक्टेड भी हैं और वो ठीक भी हो गए, तो उन दोनों की संख्या क्या होगी, ई होगी। और जो आई क्या है, संक्रमित है, और ई का फॉर्मूला क्या है, आई प्लस आर, ठीक है, आई प्लस आर, मतलब संक्रमित और रिकवर्ड को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उजागर। इतने केसेस नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए मॉडल देखो, अब इसको मॉडल कैसे तैयार किया गया, तो हम उस प्रोसेस पर नहीं जाकर केवल सीधा ये देखेंगे कि हमारे मॉडल क्या हैं। देखो जनसंख्या में जो अति संवेदनशील जनसंख्या का मॉडल क्या बनेगा, डी एस अपॉन डी टी डी एन माइनस बीटा टी आई एस अपॉन एन माइनस डी एस, ये हमारा मॉडल बनेगा। ये किस तरह बना, क्या बना, इसको हम नहीं देखेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस तरीके के ये मॉडल हैं, डी ई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। ये तो हो गया उजागर के लिए मॉडल, ये हो गया इन्फेक्टेड के लिए मॉडल, और ये हो गया किसके लिए मॉडल, रिकवर्ड के लिए, जितने लोग रिकवर हो चुके हैं उनके लिए ये मॉडल हो गया। अब देखते हैं एक आता है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ये तो होता है सूक्ष्म और ये होता है उससे बड़ा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं। ये मतलब ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इस तरीके से देखिए आप, जब किसी समस्या या स्थिति के बारे में एक साथ या समग्र रूप से बड़े रूप का मॉडल बनाया जाता है तो यह मैक्रो मॉडल कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक मॉडल कहलाता है। और जब किसी स्थिति के छोटे छोटे हिस्सों या गुणों का अध्ययन करने के लिए मॉडल बनाया जाता है तो उसे माइक्रोस्कोपिक मॉडल हम कहते हैं। जैसे देखो ट्रैफिक फ्लो मॉडल क्या हो गया, मैक्रो, और बाइक फ्लो, उसी ट्रैफिक फ्लो में हम क्या केवल बाइक का फ्लो देखें तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल देखेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा, और पॉपुलेशन अंडर 5 मॉडल देखेंगे तो ये माइक्रो हो जाएगा। मतलब ये कंपैरिजन वाला है। तो ये भी देखो, देखा जाए तो इसको, ये भी दो तरीके का मॉडल होते हैं, हो गए ना दो। इसलिए अब क्या है, अब ये कंपार्टमेंटल मॉडल है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, माइक्रो और
मैक्रो, इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक ये हो गए, और डायनेमिक स्टैटिक्स ये हमने कर लिए हैं। और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन कौन से पिछली बार बने हुए हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि वो कंपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है, तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।